हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस वी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम पढ़ेंगे द गुप्ता एम्पायर। जी हाँ, वही गुप्ता एम्पायर जिसे भारत का गोल्डन युग यानी कि स्वर्ण युग कहा जाता है। तो महाजनपद का जब हम अध्ययन करते हैं, भारतीय इतिहास का अध्ययन करते हैं सिलसिलेवार, तो हमने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में कितना बड़ा एम्पायर बन गया था। और फिर उसके बाद जो धीरे धीरे अशोक के अहिंसक नीति के कारण जो उनके उत्तराधिकारी के दुर्बल होने के कारण धीरे धीरे उसका क्षय होने लगा। और उसके बाद फिर बहुत सारा आक्रमण हुआ, विदेशी आक्रमण हुआ। लेकिन एक खास बात रही कि जो विदेशी आक्रमण हुआ वो सब, उसमें से बहुत सारे जो विदेशी आक्रमणकारी थे वहाँ यहाँ पर साम्राज्य इकट्ठा किया, एक राजवंश की नींव डाली और बहुत सारे ने हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म को अडेप्ट किया। उनके काल में जो कला संस्कृति इस सब का भी विकास हुआ और एक विचारधारा का आदान प्रदान हुआ, संस्कृति का आदान प्रदान हुआ। लेकिन इसके बाद जब हम देखते हैं कुषाण वंश, हून वंश, शुंग वंश, ये सब जब भी आए तो इसके बाद कोई बहुत बड़ा पावरफुल शासक नहीं हुआ। कुषाण वंश की बात करें तो लास्ट जो पावरफुल रूलर था वो वसुदेव था। उसके बाद बहुत दिनों तक, बहुत दिन नहीं कह सकते हैं लेकिन मतलब एक छोटी सी अवधि के लिए, या मतलब अगर शताब्दी में बात करें तो फ्यू सेंचुरीज हुआ। और अगर हम समय की बात करें तो कह सकते हैं कि बहुत दिन भी हुआ। तो बहुत दिन तक कोई बहुत बड़ा पावरफुल किंग नहीं हुआ जो सत्तासीन हुआ और जिसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की हो। लेकिन इस गैप को भरने के लिए गुप्त एम्पायर आता है। और गुप्त एम्पायर को हम भारत का मतलब स्वर्ण युग वाला एम्पायर कह सकते हैं, जिसके पीरियड में भारत स्वर्ण युग में प्रवेश किया। कला हो, संस्कृति हो, चित्रकला हो, स्थापत्य कला हो, वस्तु निर्माण कला हो, निष्क्रमण धातु का जो विनिष्क्रमण हो उसकी बात हो, या मतलब मेडिसिन हो या एस्ट्रोनॉमी हो, सारे चीज़ों में भारत ने बहुत सारी प्रगति की थी। ट्रेड में हो, व्यापार में भी, एग्रीकल्चर में भी, नौकायन में भी, मिलिट्री साइंस में भी भारत एक बहुत महत्वपूर्ण मुकाम पर पहुंचा। तो ये जानना बहुत दिलचस्प है। तो गुप्त जो साम्राज्य है, गुप्त जो एम्पायर है, गुप्त डायनेस्टी है, उसकी स्थापना श्री गुप्त नाम के राजा ने की थी 275 सीई में। It was established by Sri Gupta in 275 CE. He was succeeded by his son घटोत्कच गुप्त। और गुप्त, ये जो श्री गुप्त के द्वारा ये गुप्त एम्पायर की स्थापना हुई, तो उनका जो लड़का था उनका उत्तराधिकारी बना घटोत्कच गुप्ता। तो 280 सीई से 319 सीई तक शासन किया और उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। फिर जो महत्वपूर्ण राजा हुए, इम्पोर्टेंट रूलर्स की अगर हम बात करें तो वो चंद्रगुप्त वन। तो चंद्रगुप्त वन घटोत्कच गुप्त के का लड़का था। वो 319 ईस्वी में सत्तासीन हुआ और 335 सीई तक शासन किया। ही वॉज द फर्स्ट इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। इस वंश का, गुप्त वंश का वो बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुआ। It was during this period that the Gupta Empire expanded and their authority was established over almost the whole of North India. He assumed the title of महाराजाधिराज। तो यही चंद्रगुप्त प्रथम हैं जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। और इनका जो साम्राज्य था वो पूरे नॉर्थ इंडिया में हम कह सकते हैं, या उससे भी आगे तक हम देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा व्यवहारिक भी राजा थे। जब एक बार विजय अभियान में भी जो एडमिनिस्ट्रेशन सबका ख्याल रखते थे और व्यवहारिक रूप से इन्होंने आगे बढ़ाया अपने साम्राज्य को। और पूरा जो नॉर्थ इंडिया था इनके कब्जे में आया। पूरे नॉर्थ इंडिया में इन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना की
और इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम जो बहुत प्रतापी शासक हुए, इसके बाद हम नेक्स्ट किंग की बात करें तो वो हैं समुद्रगुप्त। वो भी बहुत पावरफुल राजा हुए। ही वाज Samudragupta was the next powerful ruler. He succeeded his father Chandragupta Pratham. In 335 CE, there are three main sources of the period of Samudragupta inscriptions: Ashoka's pillar at Allahabad, Iran edict, coins of Samudragupta. Samudragupta was known for his military campaigns to north, east and south of India, which established his sovereignty, but not his direct rule. He is also known as the Napoleon of India, but the Gupta Empire was as large as that the Mauryas. He get a lot of information about Samudragupta from Prasiti by poet Harsena of his court. तो समुद्रगुप्ता भी बहुत पावरफुल किंग हुए और इनके बारे में जो जानकारी मिलती है अशोका के इंस्क्रिप्शन से, ईरान एडिक्ट से और समुद्रगुप्ता के कॉइन से इनके बारे में जानकारी मिलती है। और यही जो समुद्रगुप्त हैं उनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। वैसे कई जो विचारक हैं उनका कहना है कि आप विदेशी राजा से क्यों तुलना करते हैं, आपका इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स इसीलिए करते हैं, तो अपने आप में ये अनोखे हैं। और अगर हम विदेशी मानसिकता से सोचते हैं तो हम कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं और मतलब समुद्रगुप्ता को हम नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते हैं। तो ये कालिदास भी इसी गुप्त पीरियड में हुए थे। और भी महान महान जो वैद्य चरक हों या मतलब सुश्रुत हों या मतलब बड़े बड़े जो अंतरिक्ष ये विज्ञानी या मतलब नक्षत्र विज्ञानी हम कह सकते हैं, आर्यभट्ट हों जो ग्रेट मैथमेटिशियन हुए, भास्कराचार्य हुए, इसी पीरियड में हुए थे। अब चंद्रगुप्त प्रथम के बाद हम चर्चा कर रहे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय का। ये समुद्रगुप्त के लड़के थे और 375 सीई में ये सत्तासीन हुए। अब इनका भी जो इनके बारे में भी जो जानकारी मिलती है और इंस्क्रिप्शन जो मतलब मेहरअली में जो आयरन पिलर है नियर कुतुब मीनार दिल्ली में, तो वहाँ पर इनसे जानकारी मिलती है। और एक विलक्षण बात है, ये धातु निष्क्रमण जो कला था वो कितना वेल डेवलप्ड था। जो उस समय का जो आयरन पिलर है उसमें आज भी जंग नहीं लगता है। तो उस समय के इंजीनियरिंग का डेवलपमेंट या धातु जो निकालने की प्रणाली थी कितना डेवलप था उस समय में, हम अंदाजा कर सकते हैं। The inscriptions also tells us about the victory campaigns of चंद्रगुप्त। और जो वहाँ पर जो इंस्क्रिप्शन है उससे हम उनका जो विजय अभियान था उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त जो थे वो बहुत वीर योद्धा थे और वीर योद्धा ही नहीं थे बल्कि एक कुशल प्रशासक भी थे। और उनके दिल में कला संस्कृति इसके लिए भी बहुत प्यार था। वो कला और संस्कृति के बहुत पोषक थे, स्कॉलर थे। और बहुत सारे जो स्कॉलर, पोएट, आर्टिस्ट इनके दरबार में थे और इन्हीं के दरबार में नवरत्न थे। तो उसी नवरत्न में से एक थे पोएट कालिदास, जिसको हम भारत का शेक्सपियर कहते हैं। लेकिन कई बार ये चीज़ को अगर हम बहुत इंटेलेक्चुअली देखें तो इसको अप्रिशिएट नहीं किया जाता है कि फलना राजा भारत का नेपोलियन है और फलना पोएट जो है सो भारत का शेक्सपियर है। इसको उनकी अपनी खूबसूरती है और इनकी अपनी खूबसूरती है। फिर हम अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो राजा बहुत पावरफुल होता था। वो जनता के भलाई के लिए, कल्याण के लिए काम करता था। एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता था जो राजा को सलाह दे। इसके अलावा और भी मंत्री सब होते थे, जैसे मतलब मंत्री, सचिव, संधि विग्राहक, महासेनापति, ये सब जो अलग अलग मंत्री सब होते थे या बहुत उच्च पद पर आसीन जो दरबारी होते थे जो राजा के अंदर में काम करते थे, उनको सलाह दिया करते थे और उनकी मदद किया करते थे, उनको असिस्ट किया करते थे। They advised and assisted him, but the king was not bound to accept their advice. The empire was divided into provinces known as भुक्तिज और देश। तो प्रशासन के सुविधा के लिए देश को छोटे छोटे प्रांतों में विभाग
विभाजित किया गया था, जिसको हम भुक्तिज आदेश कहते थे, और उसके जो गवर्नर होते थे उसको हम उपरिका महाराजा या भोगपति कहते थे। और सामान्यतया जो राजकुमार लोग होते थे वही इस पद को सुशोभित करते थे, लेकिन कई बार जो बहुत ही कैपेबल और बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे उनको भी ये पद दिया जाता था। और फिर जो जिसको हम मतलब अंग्रेजी में प्रोविंस कहेंगे, और उस समय की व्यवस्था के हिसाब से जिसको हम भुक्ति कहते हैं, उसको विश्व में विभाजित किया गया था, जिसका हेड विश्वपति होते थे। और फिर दे वर हेल्प्ड बाय 4 मैन नॉन गवर्नमेंट कमेटी, उसको 4 सदस्यीय जो सरकारी कमेटी थी वो उसकी मदद करते थे। और जो ग्रामीण प्रशासन की बात हम करें तो ग्रामीण प्रशासक विलेज हेडमैन ग्रामहक के द्वारा प्रशासित होता था। और ग्राम पंचायत लुक्ड आफ्टर द नीड ऑफ द विलेजर्स, और ग्राम पंचायत जो है जो ग्रामीणों के आवश्यकता और उनकी ज़रूरत की जो चीज़ें थी उसको देखभाल करता था। और अगर हम सामाजिक स्थिति की बात करें तो बहुत ही सुखी और शांतिपूर्ण जीवन इस समय के लोग जीते थे। और जो ज्वाइंट फैमिली उस समय में होता था, और महिलाओं की स्थिति बहुत बुरी नहीं थी। और इसके बाद महिलाओं की स्थिति बुरी होती गई, और चाइल्ड मैरिज हैड आल्सो स्टार्टेड, जो बाल विवाह है वो सब भी शुरू हो गया था। और एजुकेशन जो है सो अपर क्लास फैमिली तक प्रचलित था सामान्यतया। और जो उत्सव त्यौहार ये सब थे, इसके में मनोरंजन के साधन की बात करें या उत्सव सब की बात करें तो उसमें जो एनुअल फाइटिंग वगैरह सब था। अगर हम इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें तो इंटर स्टेट ट्रेड फ्लोरिश ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो देशीय अंतर्राज्यीय व्यापार है ये सभी शुरू हो गया था। और अगर हम इंटर स्टेट ट्रेड की बात करें तो नदी के द्वारा होता था व्यापार, और देश से दूर भी होता था जैसे मतलब इम्पोर्टेंट प्लेस की बात करें जहाँ पर नदी से व्यापार होता था, ट्रेड होता था, तो ये था पेशावर पाकिस्तान, मथुरा कौशाम्बी यूपी, तमरालीपति बंगाली, और भरूच खच्चा गुजरात, उज्जैन एमपी, वेर ऑल कनेक्टेड बाय रोड्स, ये सब रोड से कनेक्टेड थे। द रिवर नेमली गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, कृष्णा एंड गोदावरी प्रोवाइडेड वाटरवेज, इसके द्वारा नदी से व्यापार होता था। और एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन था इस समय में, और फार्मर जो थे सो ज़मीन के ऑनर थे। और इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो था वो कुआं से, टैंक से या नहर से सिंचाई होती थी। और मेन क्रॉप्स की बात करें तो गेहूँ, मतलब व्हीट, राइस, पल्सेस, बार्ली, शुगर केन, कॉटन, जूट, वेजिटेबल, ये सब मेन था प्रोडक्ट्स। और टैक्सेशन रिमेन्ड मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू, और राजा को टैक्स से जो आय होती थी वो उनके इनकम का मेन सोर्स था। और धार्मिक हम बात करें तो वैष्णव शैव प्रचलित धर्म था, राजा लोग इसमें विश्वास करते थे, लेकिन धर्म सहिष्णु थे, दूसरे धर्म जैसे बौद्धिज्म और जैनिज्म का भी आदर करते थे, ऐसा भेदभाव नहीं होता था उनके लिए, और कोई ऐसा नुकसान पहुंचाने की बात नहीं थी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि उस समय में व्यापार, संस्कृति, धर्म सब में लोग सहिष्णु भी थे, और बहुत अच्छा काम सभी हो रहा था। अगर हम अजंता केव सब की बात करें, शिव रॉक का टेम्पल अजंता में, अजंता गुफा की बात करें तो हम देख सकते हैं कितना उत्कृष्ट चित्र सब बनाया गया था उस समय में। तो इस तरह से आर्ट और आर्किटेक्चर ये सब बहुत ही एडवांस था। पेंटिंग, टेम्पल बिल्डिंग, मेटालर्जी, म्यूजिक, ये सब उस समय में काफ़ी एडवांस हुआ था, और इसका काफ़ी विकास हुआ था। और अगर हम बात करें कि टेम्पल सब का, तो
उस समय में जो बड़ा बड़ा टेम्पल देखने को मिल सकता है, चाहे मंदिर, बुद्ध मंदिर और भगवान विष्णु का मंदिर, ये सब हम देख सकते हैं इसमें। और एक खास बात है कि विजय अभियान करते करते जब इस वंश के राजाओं ने दक्षिण भारत की तरफ अभियान किया तो उन्होंने देखा कि दक्षिण भारत में अभियान विजयी होने के बाद भी उन्होंने पूरा वहाँ अपना एडमिनिस्ट्रेशन नहीं किया, क्योंकि उनको लगता था कि कम्युनिकेशन सबका साधन डेवलप नहीं होने से वहाँ पर हमारा ठीक से हम राज्य नहीं चला पाएंगे, नहीं संभाल पाएंगे। तो वहाँ भी उन्होंने अपने व्यवहारिक बुद्धि का परिचय दिया था। तो इस तरह से बहुत संतुलित ढंग से युद्ध पिपासा भी नहीं थी और साम्राज्य का भी गठन किया। और कला, संस्कृति, जो चिकित्सा शास्त्र, नक्षत्र विज्ञान, इस सारे क्षेत्र में इतनी प्रगति हुई जो बहुत, इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। और गुप्ता पीरियड में जो कालिदास हुए संस्कृत के ग्रेट पोएट, उनके द्वारा जो अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा गया, कुमार संभव, रघुवंशम, मेघदूता जैसे जो ग्रंथ हुए, आज भी जो लोग इसको पढ़ते हैं तो दांतों तले उंगली दबाते हैं जो कितना उत्कृष्ट ढंग का ये रचना है। और अजंता एलोरा में जो जब हम चित्र को देखते हैं, पत्थर को काट करके जो मूर्ति बनाई गई है या पेंटिंग सब है, स्टोन कट टेम्पल है और ढेर सारे जो इमेजेज हैं कृष्ण लीला से संबंधित, या मतलब राजसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल में मिला है। तो ये सब देख करके हमको लगता है कि उस समय में जो चित्रकला, मूर्तिकला, ये सब उत्कृष्ट अवस्था में पहुंच गई थी। इसका प्रमाण हमको बड़े बड़े जो मतलब टेम्पल में जो है, और उसके बाद जो रॉक कट टेम्पल है उस सबको देखने से मिल सकता है। और साइंस टेक्नोलॉजी की बात करें तो बहुत ही प्रचलित नाम है आर्यभट्ट का, जो बहुत बड़े साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन थे। जीरो का खोज इन्होंने किया था। तो इस तरह से हम इस अवधि में जो कला, संस्कृति सबके क्षेत्र में काफ़ी प्रगति हुई, या मतलब नक्षत्र विज्ञान हो, साहित्य हो, या चिकित्सा शास्त्र हो, धातु निर्माण की कला हो, या धातु निष्क्रमण की क्रिया हो, सारे में यहाँ के जो साइंटिस्ट थे और शिल्पी थे वो बहुत प्रसिद्ध थे। ऐसा कहा जाता है कि जो भारत में पहले जो प्लास्टिक सर्जन थे वो सुश्रुत को माना जाता है। इसी हिसाब से गुप्त पीरियड में साइंस टेक्नोलॉजी की भी बहुत प्रगति हुई थी। और एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, केमिस्ट्री और साइंस के दूसरे जो ब्रांच हैं उसमें भी काफ़ी प्रगति हुई थी। बहुत सारे उत्कृष्ट कोटि के सिक्के भी, कॉइन्स भी यहाँ मिले हैं। उसमें भी हम देख सकते हैं कि कितना डेवलप था यहाँ मूर्ति कला। अब हम बात कर रहे हैं जो ग्रेट साइंटिस्ट आर्यभट्ट, जिसके नाम पर भारत के द्वारा जो उपग्रह छोड़ा गया था आर्यभट्ट के नाम पर, तो बहुत बड़े साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन थे। उन्होंने प्रूव किया था कि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। और इसके अलावा उन्होंने एक दूरी भी नापी थी और कितना समय लगता है पृथ्वी को परिक्रमा करने में, ये भी लगता है। तो इस समय के जो शासक थे उन्होंने कला, संस्कृति, वैज्ञानिक, वैद्य और एक सबको बढ़ावा दिया, एक वैज्ञानिक सोच को भी सहायता दिया, बढ़ावा दिया। हम देख सकते हैं कि इटली और रोम में गैलीलियो को इसीलिए फांसी पर चढ़ा दिया गया था कि गैलीलियो ने कहा कि पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि उस वंशीय शासक ने आर्यभट्ट जैसे जो विद्वान गणितज्ञ और नक्षत्र विज्ञानी थे उनका कितना आदर किया। ये सब खोज के कारण उनको प्रतिष्ठा दिया गया। तो इस तरह से भी हम इस गुप्त वंश के जो शासक लोग थे उनके बारे में हम देख सकते हैं कि वो कितना जो महान गणितज्ञ और वैज्ञानिक का कितना आदर किया करते थे। आर्यभट्ट के बारे में कहा जाता है कि जो डिजिट है, जो शून्य है, डेसिमल सिस्टम है, इस सब के प्रयोग के बारे में भी इन्होंने बताया था। इंट्रोडक्शन ऑफ जीरो डेसिमल सिस्टम एंड ऑल्सो अबाउट ट्रिंगल्स एंड सर्किल्स, इसके बारे में इन्होंने जानकारी दी थी। और सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के बारे में भी इन्होंने बताया था। और इन्हीं के पीरियड में
एक महान फिजिशियन हुए थे चरक। आज भी हम देख सकते हैं कि आयुर्वेदिक कंपनी सब चरक के नाम पर रखती है, अपने दवा कंपनी का नाम रखती है, और बहुत ही आदरणीय नाम है आयुर्वेद में। तो उन्हीं वो जो किताब लिखे थे जिसका नाम है चरक संहिता, और एक सुश्रुत हुए थे जो जिनको सर्जन माना जाता है भारत में, उन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी थी। और उसके बाद अगर हम मेडिकल साइंस में इनके योगदान की बात करें तो बहुत सिग्निफिकेंट रहा ये पीरियड। और इस पीरियड के जो विद्वान लोग थे और वो भी बहुत थे। एक और बहुत फेमस स्कॉलर हुए केमिस्ट्री के जिनका नाम था नागार्जुन। तो मेहरौली, दिल्ली के निकट जो मेहरौली में रस्ट फ्री आयरन पिलर है, आज भी आश्चर्य का विषय बना हुआ है। इन सारे बातों को देखने के बाद हम सब देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि इस समय में इतनी प्रगति हुई थी, यूनिटी थी, पीस था और पॉलिटिकल यूनिटी थी, और सब में भारत इतना महान बना, इसलिए इसे स्वर्णयुग कहा जाता है।